नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। हम सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते भारत सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उस रिलीफ पैकेज में टूरिस्ट गाइड जितने भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको 1 लाख रुपए का लोन और रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स को 10 लाख रुपए का लोन देने की बात उन्होंने कही थी और 5 लाख जो पहले विदेशी ट्रैवलर्स भारत आएंगे, उनकी वीजा फीस को वेव ऑफ करने की बात की थी। लेकिन जो भारत के टूरिज्म की रीढ़ है, जिसके बिना हम टूरिज्म चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और उसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सभी को उस पैकेज में इंक्लूड नहीं किया गया था। इस पैकेज से रिलेटेड एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट पेंडेमिक एरा में उनकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है और भारत सरकार के द्वारा जो पैकेज दिया गया है या फिर जो पैकेज नहीं दिया गया है, उसको लेकर उनका क्या विचार है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टूरिज्म और ट्रैवल ट्रेड के लिए बहुत लंबे समय से अच्छा काम कर रहे और एक टूरिस्ट ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री बलवंत सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। रहते वैसे दिल्ली में हैं, लेकिन चूंकि कोविड के कारण काम नहीं है, इसलिए वो अपने गांव गए हुए हैं और इस खास प्रोग्राम के लिए वो हमारे साथ खास तौर से पंजाब में अपने गांव से जुड़े हुए हैं। हम बलवंत सिंह भुल्लर जी का स्वागत करते हैं। बलवंत सिंह भुल्लर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सभी जो दर्शक देखते हैं इस चैनल को और प्यार देते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनका धन्यवाद। सभी को नमस्कार। भुल्लर साहब, आप टूरिस्ट ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आपके साथ हमने भी कुछ कन्वेंशंस में पार्टिसिपेट किया है। कैसा कैसा चल रहा है जिंदगी में आपके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में और आपकी एसोसिएशन की लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ? राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। और बिल्कुल आपने भी हमारे साथ कुछ कन्वेंशन अटेंड किए हुए हैं। और रही बात कैसा चल रहा है, और जो चल रहा है वो बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। क्योंकि एक पर्यटक आता तो उसके साथ में लगभग 9 से लेके 13 परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है। और चाहे रास्ते में होटल बदल जाए, चाहे रास्ते में रेस्टोरेंट बदल जाए, चाहे रास्ते में गाइड बदल जाए, स्कॉट बदल जाए, लेकिन ड्राइवर जो है, टूरिस्ट ड्राइवर है, वो हमेशा पर्यटक को एयरपोर्ट से लेकर के वापस एयरपोर्ट तक एक ड्राइवर जो उसको छोड़ता है। और बहुत बड़ी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दूसरे नंबर के ऊपर हम टैक्स पेयर है हिंदुस्तान में, जो टैक्स पे करते हैं ट्रांसपोर्टर। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फ्यूल भी, चाहे हमारे ट्रक ले लो, बस ले लो, टैक्सियां ले लो, फ्यूल में भी हम नंबर 1 पे ही आते हैं। हम इतना फ्यूल भी गवर्नमेंट का जो यूज करते हैं। दूसरी बात, जो हमारे टूरिस्ट चालकों की लाइफ है वो बहुत ज्यादा अ, इस टाइम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। और किसी सरकार ने एक दिन रात पर्यटक को, जिसको अतिथि देवो भवो का नारा दिया गया, जो दिन रात उसकी सेवा करने वाले ड्राइवर थे, उसकी तरफ किसी भी सरकार का, किसी भी डिपार्टमेंट का अभी ध्यान नहीं गया है। और बड़े दुख के साथ कुछ वीडियो आए, कुछ जो टेम्पो ट्रेवलर जो दिन रात लोग साफ करके, जिसमें हार डाल के टूरिस्टों को बैठाया जाता था, उन टेम्पुओं के अंदर सब्जियां बेचने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, कितनी अच्छी गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, उसके बीच में फल फ्रूट सब्जियां लोग बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन दुख इस बात का है कि आज वो जो पर्यटकों को घुमाने वाली गाड़ियां थी, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां बैंक किस्त ना होने जा पाने की वजह से गाड़ियां उनके हाथ से छिन चुकी हैं। वो सिंगल मोटर मालिक उनको कहा जाता है, जो अपनी गाड़ी खुद लेते हैं, खुद बैंक के लोन की किस्तें उतारते हैं और खुद उसको ड्राइव करते हैं। तो उनकी बहुत सारी गाड़ियां छिन गई हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे को एक हिमाचल का टूर करते हुए जा रहा था, हमारा एक मेंबर था यूनियन का। और जो फाइनेंसर हैं, जिन्होंने गाड़ियां फाइनेंस करी हुई हैं, तो करनाल से वो उसके पीछे लगे। और पीछे ऐसे लगे जैसे मतलब कोई, किसी ने कोई मर्डर किया हो, किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हो। उसको आगे लगा के, उसके आगे 3 गाड़ियां आगे खड़ी करके, और जो बीच में पर्यटक बैठा था उसको उतार कर उससे गाड़ी छीनी गई है। वो बड़ा रोया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है कि गाड़ी कोई किसी की इस तरह छीन नहीं सकता है। लेकिन ये हमारे मेंबर के साथ हादसा हुआ है। तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि उनका दौर कितना बुरा गुजर रहा है।
अभी थोड़ा कोरोना खुल रहा है, लेकिन अभी सरकार ने जो ऐलान किया 5 लाख पर्यटक का, हम कमियां हर चीज में निकालने लग जाते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो शुरू हुआ है। अगर ये 5 लाख को 15-20 लाख कर देते तो शायद और ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो दौर है जो सबका, वो बहुत बुरा दौर चल रहा है। मैं दिल्ली में ही हूँ पिछले 20 साल से, लेकिन पहले जब कोविड आया तो हमें एक उम्मीद थी आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, महीने को खुल जाएगा, ये सीजन सितंबर में शुरू हो जाएगा। लेकिन वो 2-3 महीने सितंबर चला, लेकिन उसके बाद जो कोविड आया, जिसमें हमारे देश की दुर्गति बहुत बुरे दौर से गुजरी है, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है, और हमारी इंडस्ट्री तो अभी शुरू नहीं हुई थी कि वापस वो फिर दोबारा पैरालाइज पे चलेगी, दोबारा फिर वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। बड़ी दुखद घटना आपने बताई कि अगर चलते टूरिस्ट गाड़ी से टूरिस्ट को उतार कर गाड़ी को अगर जब्त करते हैं फाइनेंसर, तो यह साफ-साफ वायलेशन ही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स का। लेकिन भुल्लर साहब, आप दिल्ली में रहते हैं और आपके बहुत सारे मेंबर हैं, जो कि कई हज़ार मेंबर्स आप बता रहे थे हमें कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग दिल्ली में ही रहते हैं, भले ही वो किसी भी प्रदेश से बिलॉन्ग करते हों, लेकिन रहते दिल्ली में ही हैं। और तो दिल्ली सरकार से किसी भी तरीके की कोई मदद आपको नहीं मिल पाई? अ धर्मजीत, देखो, अगर हम अपने बात करें ना, हम जितने हमारे ऊपर रोड टैक्स लगते हैं, हमारे ऊपर स्टेट टैक्स लगते हैं, हमारे ऊपर जो एमसीडी टैक्स लगते हैं, या हमारी गाड़ी जब रोड पे आती है तो कितने तरह के पोल्यूशन करवाने, इंश्योरेंस करवानी, हम कितना, ये भी एक रेवेन्यू ही देते हैं गवर्नमेंट को या कंपनियों को। और अ, हमें जो दिल्ली सरकार की तरफ से मदद मिली है वो बिल्कुल एक, चलो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो मदद है वो 5,000 रुपए की थी पिछले साल, 5,000 रुपए की इस साल है। अगर 5,000 आप, ₹5,000 महीना? ना, वन टाइम एक साल में 5,000 रुपए की एक बंदे को मदद मिली है। ये दिल्ली सरकार ने जो दी है एक टैक्सी चालक को, जिसके पास लाइसेंस था, बैज था, और वो 5,000 रुपए की मदद एक दिल्ली सरकार ने दी सिर्फ वन टाइम। और इस साल में भी उन्होंने दी है सिर्फ वन टाइम, 1.5 लाख लोगों को उसकी सहायता मिली है। जो मेंबर हैं वो ज्यादातर हमारे पंजाब से दिल्ली में आके काम करते हैं, उसके बाद में हिमाचल आता है, फिर यूपी आता है। तो ऐसे करके काफी लोग जो अपने घरों को जा चुके हैं, घरों में ही रह रहे हैं, और कोई, मैंने पहले भी बताया, सब्जी बेच रहा है। और अभी आंकड़ा वो नहीं है, कोई कोविड के कारण कोई दुनिया को भी अलविदा कह गए हैं, और कुछ ऐसी डेथ हुई है जो हमारे सर्कल में लोग नहीं आते थे, लेकिन इधर उधर से पता लगता है कि बहुत से ड्राइवरों ने अपना जिंदगी को अलविदा कहा है इस कोविड के अंदर, जिनके परिवारों को पूछने वाला पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। अब 5,000 तो एक, ये कह सकते हैं कि किसी जख्म के ऊपर थोड़ा सा कोई मलहम लगा देना। बाकी अगर हमारे उसी टैक्स को, जैसे जितना हम रेवेन्यू देते थे, अगर उसी का ही कुछ कैलकुलेशन करके, जिस तरह अब गाइडों को 1 लाख रुपया सरकार ने देने की बात करी है, इस तरह का कोई एक लोन पैकेज दे देते। हम ये नहीं कोई कह रहे कि फ्री में दे देते, या हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर ड्राइवर दिन रात मेहनत करके इतना कुछ टूरिस्ट को चला रहा है, तो एक पैकेज उसके लिए भी थोड़ा सा रख देते, बाद में चाहे उसको, जैसे बाहर की कंट्रियों ने किया, उन्होंने इंटरेस्ट किसी ने लिए, किसी ने नहीं लिए, और किसी ने बिल्कुल नाम मात्र लिए हैं। अगर इस तरह का कोई रिलीफ सरकार दे देती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कोविड के टाइम पे भी सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल है, इसमें महंगाई करके 2,80,000 करोड़ रुपया कोविड कोविड के अंदर पेट्रोल और डीजल से कमा लिया है। और अगर किसी को दे देते तो कुछ सरकार का जाना नहीं था। भुल्लर साहब, हम आपका पेन बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं और हमने बहुत सारे गाइड से भी बात की है, जिस 1 लाख रुपए के लोन की आप बात कर रहे थे। शायद ज्यादातर गाइड उस लोन को लेंगे नहीं, क्योंकि लोन लेना तो ऐसे ही है जैसे कि आपको कहीं से उधार ले लिया है, अब वो आपको चुकाना भी होता है। भुल्लर साहब, कितने मेंबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी जो राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन है? अ, धर्मजी, जो दिल्ली से लोग जुड़े हैं, वो जो कैलकुलेशन है वो 4,500 से 5,000 की है। और जो हमारे एक्टिव मेंबर रहते हैं, बिल्कुल जो यूनियन के साथ, जिसको एक्टिव हम मेंबर गिनते हैं, वो लगभग 700 से 800 है। और अगर हम पूरे देश भर से जो हमें फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पे, या अपने आप को, जो हमारे को अपने साथ जोड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम किसी को मेंबरशिप या दिल्ली की होने की वजह से बाहर हम आई कार्ड इशू नहीं कर सकते, वो 35-36 हजार लोग हैं हमारे साथ में। तो बुल्लर साहब, चूंकि आपका, आप जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, वो पैन इंडिया नेटवर्क आपका जान पड़ रहा है कि आपके पूरे इंडिया के जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात हैं। बुल्लर साहब, किसी भी स्टेट में किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली क्या किसी भी ड्राइवर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स को?
बिल्कुल नहीं मिली जी, हमें चालान ज़रूर मिले हैं। मदद तो नहीं मिली, लेकिन गाड़ियों के जो कोविड के टाइम हमने काम किया है, तो हमने काम किया, हमारे मेंबरों ने अपनी जान जोखिम के डाल के, अगर मैं तो हमेशा देश का आंतरिक सिपाही बोलता हूँ ड्राइवर को, और 24 घंटे वो रोड पे रहता है। और जैसे कोविड आया था तो कैसे लॉकडाउन लगा था, अगर ये ड्राइवर अगर उस टाइम ना चल रहा होता, तो क्या एक एक राज्य से दूसरे राज्य तक कुछ लोग पहुँच पाते? बहुत बड़ा ये सवाल है। उनको सही सलामत उनके घरों तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा अगर रोल अदा किया, तो वो हमारे ड्राइवर्स ने किया है। देश के अंतरिक्ष सिपाही ने, जिसको मैं हमेशा सारथी का नाम देता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी जिन्होंने अर्जुन का रथ चला के महाभारत जीती थी, तो ये भी एक हमारे पर्यटक के सारथी हैं। और उसके बाद में जो हमारे ट्रक वाले हैं, उन्होंने दूध, सब्जियाँ कंटिन्यू सप्लाई करके देश की जो लॉकडाउन में जो सिस्टम को रुका था, उसको चलाने में अपनी अहम योगदान दिया। लेकिन बदले में आपने वीडियो देखे होंगे, अ, हमारे तो पेज पे आ जाते हैं, हम तो शेयर कर देते हैं। कहीं पर कोई आरटीओ, कहीं पर कोई डीटीओ, कहीं पर कोई पुलिस वाला लाठी मार रहा है उनके ऊपर, कोई एंट्री माँग रहा है उनसे, कोई उनको कुछ बोल रहा है, और 2-2 लाख रुपए के चालान टैक्सियों को दे दिए गए। और जिनको भर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, कुछ लोक अदालतें लगी है, कुछ के चालान अभी भी पेंडिंग है। और मतलब दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी, पर्यटक को सुरक्षित पहुँचाने के बावजूद भी, फल, सब्जियाँ, दूध भिजवाने के बावजूद भी, किसी भी एक भी सिंगल एमपी, एमएलए, मिनिस्टर के मुँह से ये नहीं निकला कि देश के अंदर ड्राइवरों ने कोविड के अंदर बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मान-सम्मान तो दूर की बात मिलना, फाइनेंशियल सपोर्ट तो दूर की बात मिलना, लेकिन चालान मिले हैं, मार-कुटाई मिली है, और रिश्वतखोरी बढ़ी है। सो यही कुछ मिला ड्राइवर को फिर दोबारा से। भुल्लर साहब, जब कोविड नहीं था, तो आम तौर पर एक ड्राइवर जो आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, जो टूरिस्ट ट्रेड में काम कर रहे थे, वो हर महीने कितने रुपए कमा लेते थे? और आज उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि भारत सरकार या राज्य सरकारें उनको कितने रुपए महीने की मदद कम से कम करें? सर, जो बात कमाई की थी, कमाई तो देखो, कहते थे ना, ये तो एक अपनी किस्मत होती है। जितना ज़्यादा हम क्लाइंट को सर्विस अच्छी देते थे, क्लाइंट उतना ही अच्छा हमें इज़्ज़त-मान टिप के रूप में देता था। सो अगर जो उस गाड़ी की जो किश्त है, वो 25 से 35 हज़ार की क्रिस्टा की किश्त है, वो भी वो उसी अपनी मेहनत से निकालता था। चाहे वो अराइवल करता था, चाहे वो डिपार्चर करता था, चाहे वो टूर करता था, चाहे वो साइट सीइंग करता था। सो अगर 3-4 भी 5 टूर भी महीने के लग जाते थे, तो वो ड्राइवर बड़े अच्छे से 40, 45, 50 हज़ार रुपया कमा लेते थे। वो उसी से अपने कोई रेंट पे रहते तो रेंट भी देते थे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी देते थे, तो बचे जो 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार उनको बचता था, उससे उनका घर-बार चल रहा था। भुल्लर साहब, एक एक मुख्य सवाल आपसे बनता है कि आप बहुत समय से दिल्ली रह रहे हैं और आप एक बड़ी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। क्या आपने जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको आपने चुना है, वोट डाले हैं, क्या आपने उनसे किसी से भी मुलाकात की और उन्होंने किसी तरीके के आश्वासन आपको दिए हैं? धर्मवीर जी, मुलाकात जो पहले, देखो, जब मैं लगभग 15 साल, 20 साल का मेरा दिल्ली का सफर हो गया, और 15 साल से मैं यूनियन के बीच में जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले लगभग 8 से 10 साल से मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं यूनियन का फाउंडर भी हूँ। और पहले हम नेताओं से मिलके जरूर आते थे। जब नेता को मिलके आते हैं तो आश्वासन मिल जाता था, और उम्मीद एक बनी रहती थी कि शायद कोई ना कोई काम कर देगा, कभी ना कभी कोई कर देगा। जैसे 1936 का एक्ट चेंज करवाने के लिए हमें लगभग 10 साल का सफर करना पड़ा, तब जाके वो चेंज हुआ। फिर वन नेशन वन टैक्स के लिए लगभग 5-6 साल मेहनत करनी पड़ी। गडकरी साहब को मिलना पड़ा, फिर जाके वो कानून बदला, और उसमें जाके रिलीफ मिला। लगभग लगभग 3-4 साल उसमें हमारे चले गए। फिर एक हमने ड्राइवर के लिए सारथी सुरक्षा कार्ड, जिसमें 20 लाख का बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और 60 साल बाद पेंशन योजना मांगी थी। उसको लेके भी पिछले मैं 4-5 साल से फाइट कर रहा हूँ, और अभी तक वो कागजों में ही फाइल घूम रही है। कभी वो किसी मंत्रालय के पास जाती है, तो वो कह देते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का मामला, ट्रांसपोर्ट में जाती है, तो वो कह देते हैं कि ये लेबर का मामला, लेबर में जाती है, तो वो कह देते हैं कि फाइनेंस का मामला है। सो काफ़ी मैंने मीटिंग करी इस दौर इसके उन नेताओं से। देश के जो श्रम मंत्री है संतोष कुमार गंगवार जी, उनके साथ मुलाकात मेरी 3 से 4 बार हुई है। जो हमारे पर्यटक मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मंत्री है, गडकरी साहब, 3 से 4 बार उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है।
फिर वित्त मंत्रालय में भी मैं पीछे गया हूँ और वित्त मंत्रालय में अनुराग ठाकुर जी के साथ मेरी लगभग 6 से 7 मुलाकात हुई है। सो पहले ये था कि हम मिल लेते थे, अपनी मांग को रख के आ जाते थे। अब वो किस अफसर पे कब मंत्री के ऊपर मनमेर हो, कब उसका दिमाग उस तरफ जाए, तो वो हमें बेनिफिट कब देगा, एक आश्वासन, एक उम्मीद बनी रहती थी। लेकिन कोविड के कारण मुलाकात क्या होनी, टाइम ही नहीं देते अब तो। तो कोविड का एक बहाना मिल गया, नहीं कोविड है जी, अब टाइम नहीं मिल सकता, टाइम नहीं दे सकते, अभी पब्लिक को नहीं मिला जाता, पब्लिक को नहीं मिल रहे हैं। तो जिनको वोट दिया है, तो वो आजकल ये बयान दे रहे हैं कि कोविड है, हम मिल नहीं सकते। ठीक है, सेफ्टी होनी ज़रूरी है, पर अगर मिल नहीं सकते, किसी की बात सुन नहीं सकते हैं, तो फिर कोविड के कारण फिर इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। वो तो हो जाते हैं, वहाँ पर लाइन लग के जब पब्लिक खड़ी होती है, वो हो सकते हैं, तो फिर पब्लिक को मिला क्यों नहीं जाता? बल्कि हर सीएम का कोविड के समय एक दरबार लगना चाहिए था कि अलग-अलग इश्यू हैं, अलग-अलग इश्यू वाले लोग, अलग-अलग समस्या वाले लोग, हर स्टेट के सीएम जो है, हर स्टेट के मंत्री हैं, अपने-अपने विभाग है जिनके पास, वो उस रिलेटेड विभाग के लोगों से उनको बल्कि मिलना चाहिए था। दूरी बना के मिलो, हमने कोई जाके गले तो मिलना नहीं होता, कोई हाथ तो मिलाना नहीं होता। सो आप मिलो, हमारी माँग तो, समस्या तो सुनो। लेकिन यहाँ तो उसके बाद अब 1 साल हो गया लगभग, मेरी लास्ट मीटिंग है जो वो अनुराग ठाकुर जी के साथ 18 मार्च 2020 को हुई है, जब कोविड हमारे देश में दस्तक दे रहा था। जब मैं उनके पास मुद्दा लेके गया था कि गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट जो है वो 3-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाए, वो ना ली जाए। तो वो उन्होंने एक काम किया था। उसके बाद 18 तारीख को के बाद तो पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया था। हमें नहीं पता था कि ये लॉकडाउन एक सालों साल चलने वाला है। तो हमें तो लगा था कि 2-3 महीने का रिलीफ मिल जाएगा, और उसके बावजूद भी बैंकों ने अपनी वो जो मनमानी वो छोड़ी नहीं है। वो तकलीफ जिन्होंने हमें देनी थी, उन्होंने सबने दी है। लेकिन भुल्लर साहब, ये बात मैं बिल्कुल आपसे तस्दीक कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमें भी पता है कि ईएमआईज़ के लिए बैंक से कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं। बैंक्स जानते हैं कि इनका काम नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने फ़ोन करने की जो फ़ॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या जो जो सरकार ने कहा कि लोन्स का रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाएगी, और जो जो लोग लोन नहीं पे कर पा रहे हैं वो बैंक्स में मैनेजर से मिलें तो उनको लोन को दोबारा से रिवाइज़ करके और लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया जाएगा, ताकि वो कुछ महीनों की रिलीफ उनको मिल जाए। क्या इस तरीके की योजना ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को नहीं मिल पाई? अ, नहीं जी, फिर बात वही आ जाती है कि यहाँ पर आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। सरकार का काम है तो कहना, उन्होंने तो कह देना है, क्योंकि उनके उनका सारा सिस्टम है, मीडिया है, उनकी बात तो हर कोई सुन लेता है। अब हमारा कोई मीडिया या सिस्टम तो है नहीं कि हम जाके मैनेजर को मिले, उसने क्या बोला हमें, हम किसको बताएँ, हमारी कौन सुनने वाला है? तो सरकार में और पब्लिक में बहुत फ़र्क होता है, और इसलिए जो चीज़ें बोली जाती है वो आज तक हिंदुस्तान में अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाती, तो शायद ये सोने की चिड़िया जो देश है, ये गरीब देश नहीं रहता। आज हमें किसी से लोन माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर सिस्टम सही काम करता तो। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भुल्लर साहब। बोलने वाली बातें क्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। भुल्लर साहब, उम्मीदें क्या हैं सरकार से? क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? कितने रुपए का पैकेज या फिर सहायता आपको मिलनी चाहिए आपके ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को? देखो जी, उम्मीद तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से शायद आपका कोई चैनल मंत्री कोई सुन रहा हो या देख ले, तो उसके माध्यम से फिर भी हम बोल देते हैं कि कम से कम मान-सम्मान तो दे दो ड्राइवर को, उसको कम से कम एप्रिशिएट तो दे दो। और फिर उनके लिए हम लोन, जैसे आपने कहा, कोई गाइड लेगा नहीं, लेकिन अगर वो लोन की ब्याज दर बहुत कम हो, उसकी ईएमआई कोविड खत्म होने के बाद शुरू हो, तो शायद ड्राइवर को अगर वो लोन मिल जाए, या जिनकी गाड़ियां छिन गई हैं उनको उनकी गाड़ियां वापस मिल जाएं, या फिर दूसरे लोगों को जिनके पास लाइसेंस बैज है, अगर बहुत पुराने हैं, जिन्होंने आगे भी काम करना है, तो सरकार अपनी जो सेफ्टी पर्पस कुछ बना के उस लोन को उनको लाइसेंस और बैज के आधार पे सैंक्शन करना चाहिए। गारंटी उसकी सरकार ले, और बहुत कम ब्याज दर पे, अगर इस हिसाब से, अगर मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे अगर 10,000 रुपया महीना भी कैलकुलेशन करके किसी को दे देंगे, तो वो काफ़ी हद तक उसको बंदे को रिलीफ मिल सकती है। तो इस तरह का कोई पैकेज सरकार बना के दे दे ड्राइवर्स को, तो ये हम तो सरकार का आभार ही समझेंगे मुश्किल के दौर पे, पर उम्मीद बहुत कम है। जी, उम्मीद बहुत कम है। भुल्लर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कब से भारत में टूरिज़्म स्टार्ट हो पाएगा? सर, जिस तरीके का मीडिया रोल प्ले कर रहा है, हमारा कई चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश कर देता है,
तो बाहर वाले पर्यटक क्या डर जाते हैं। आप उनको गारंटी ये दो कि हम आपको बड़ी साफ सुरक्षित गाड़ियां देंगे, बल्कि आपके लिए हॉस्पिटल में भी कुछ रूम वगैरह रिजर्व रहेंगे। अगर किसी को भगवान ना करे कुछ समस्या हो जाती है, तो पूरा जो खर्चा है वो सरकार पूरी तरह उसका उठाएगी। आप हमारे देश में आओ, हमारे आप अतिथि हो, और जो ड्राइवर हैं वो भी अपना सैनिटाइजर करके गाड़ियां चलाएंगे। वो अपने हाथों को या क्लाइंट को पूरी तरह सुरक्षित पहले भी रखते हैं, आगे भी रखेंगे। और अगर सरकार बॉर्डरों के माध्यम से कुछ और बड़ा ऐलान करे, बॉर्डर पूरी तरह से खोले, तो टूरिज्म जहाँ 5 लाख बोला, वहाँ 15-20 लाख करे। क्योंकि 5 लाख अगर बोलेंगे तो 5 लाख जो तैयारी करेंगे उनमें से हो सकता है उनका नंबर बहुत पीछे चले जाए, वो आ ना पाए। सो इसको बढ़ाया जाए और कुछ महीनों का टाइम दिया जाए। और जो हमारी गाड़ियां, तो चलो खैर पहले हमें तो रेट नहीं मिलते थे, लेकिन हम वो भी मैनेज कर लेंगे। और डीजल पेट्रोल है जो कमर्शियल वाहन को अगर हो सके तो उसके ऊपर थोड़ी सब्सिडी दे दे। वो भी वैसे मुमकिन नहीं है इतना बड़ा। कोई कंट्री देखो, यूएसए है, वो 20% फ्यूल के ऊपर टैक्स लेता है। कोई ब्राजील है, फ्रांस है, ये इस तरह की वो 60-65% वो फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लेती हैं। एक हमारा देश है जो 260% टैक्स ले रहा है। तो काफी पैसा कमा लिया गया है फ्यूल से। अगर थोड़ा सब्सिडी के माध्यम से कमर्शियल वाहनों को थोड़ा सस्ता तेल दे दिया जाए, तो वो सारा जो बर्डन है वो टूरिस्ट के ऊपर कम पड़ेगा। एयरलाइन वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, गाइड, फेडरेशन, ड्राइवर सारे बैठ के एक कॉमन पॉलिसी बना के एक अपनी तरफ से, जैसे सरकार ने एक ऐलान किया, हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐलान करें, तो शायद जो है वो टूरिज्म है जो हमारी तरफ आना आसान हो सकता है। अदरवाइज जितना नाम खराब गया इस बार हमारी कंट्री का, तो टूरिज्म बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान की तरफ अभी कोई मूव करेगा। तो तो हम फिक्स कोई महीना, कोई वर्ष आपको लगता है कि जब से काम स्टार्ट हो सकता है? अब जैसे अभी बोल रहे हैं तीसरी लहर भी आएगी, तो पहली लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही है। उसके साथ में बीमारियों के नाम भी आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि कोई किसी को ना आके ऊपर से कोई भगवान की आत्मा आती, किसी के कान में आके फूंक मार के बता जाती है कि ये बीमारी आ रही है, ये इसकी पहली लहर आ रही है और इसका नाम कोरोना होगा। ये दूसरी लहर आएगी, इसमें इतनी ऐसे इतने जो बड़े बंदे मरेंगे। अब ये तीसरी लहर आएगी, इसमें बच्चे आएंगे। जैसे कोरोना प्री प्लान सिस्टम बना के छोड़ा जा रहा हो, मतलब धीरे धीरे डोज दे रहे हैं, पूरा सिस्टम इनको पता लग रहा है शायद। और फिर कोई उसका नाम ब्लैक फंगस रख देता है, फिर कोई उसका नाम व्हाइट फंगस रख देता है। मतलब ये ऐसे हो रहा है कि ऊपर की दुनिया के लोग या ऊपर के लोग सीधा आके किसी हिंदुस्तान के मंत्री को, संतरी को या किसी बंदे को बता के जाते हैं कि अब ये बयान दे दो। तो बीमारियां भी प्री प्लान आ रही है, उनके नाम भी प्री प्लान आ रहे हैं। जी, भुल्लर साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं। एक अविश्वास के हालात हैं पूरी दुनिया में कोविड को लेकर। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी गंभीर है, कुछ लोगों को लगता है कि ये प्लांडेमिक है, कुछ लोग कहते हैं ये पेंडेमिक है। भुल्लर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपका काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह भुल्लर साहब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। भुल्लर साहब, धन्यवाद। थैंक यू।